डियर स्टूडेंट्स, इस समय आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी इस तैयारी में MCQ अर्थात बहुपर्यायी प्रश्नों की तैयारी के लिए मेरा यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं। मैं बता दूं बच्चों कि इस वीडियो में मैं आपको साइंस 1 और साइंस 2 दोनों पार्ट्स के MCQ बताने जा रहा हूं, लेकिन इसमें सबसे पहले कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर में आए हुए MCQ की चर्चा करेंगे और उसके बाद सभी चैप्टर्स में दिए गए MCQ पर चर्चा करेंगे ताकि आपका तैयारी पूरी अच्छी तरह हो जाए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। जब प्रकाश की श्वेत किरण मतलब सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो उसमें से निकलने वाली कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बच्चों सातों रंग में सबसे अधिक विचलन होता है नीले रंग का। विद्युत शक्ति P बराबर इसका क्या सूत्र होगा? तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है I²R, विद्युत धारा का वर्ग गुणे प्रतिरोध, अथवा ऐसे भी होता है विद्युत शक्ति बराबर VI, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा। चूँकि यह ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए ये लिया जाएगा, लेकिन अगर ये न दिया हो तो आप इसे ले सकते हैं VI। बच्चों आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु किस खंड में रखा गया है? तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु जो है P खंड में रखा गया है और धातु S खंड में रखा गया है। यदि द्रव्यमान में परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी मूल त्रिज्या की आधी त्रिज्या तक आकुंचित हो जाए तो पृथ्वी पर किसी पिंड का भार मूल भार का कितना हो जाएगा? मतलब त्रिज्या जो है बच्चों छोटी हो जाए लेकिन उसका भार वही रहे तो किसी पिंड का उस पर भार जो रहेगा चौगुना हो जाएगा। बच्चों लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पे जो मुलम्मा किया जाता है, उस पे जो लेयर लगाया जाता है वो जस्ते का होता है, जिंक का। जिंक लेयर इज कोटेड ओवर द आयरन। यदि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन हो तो चंद्रमा के पृष्ठभाग पर उसका भार लगभग कितना होगा? बच्चों पृथ्वी पर जितना भी भार हो उसमें 6 से भाग लगा देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है 1/6 हो जाता है, तो 60 में 6 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 10 न्यूटन। उत्तल लेंस की सहायता से वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो उस वस्तु को रखेंगे बच्चों लेंस और उसके मुख्य नाभि के मध्य रखनी चाहिए। लेंस का मतलब होता है प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ये दोनों के बीच में रखने पर हमको उत्तल लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस से हमको वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तत्व X के क्लोराइड का अणुसूत्र HCl है। यह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। तत्व X आवर्त सारणी के जिस समूह में होगा उस समूह में निम्न में से कौन सा तत्व होगा? तो बच्चों आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि HCl है, HCl तो X का मान बच्चों Na हो जाएगा और HCl2 है तो मैग्नीशियम हो जाएगा, HCl3 है तो एल्युमिनियम हो जाएगा, HCl4 है तो सिलिकॉन हो जाएगा। तो यहाँ दिया HCl का मतलब सोडियम, लेकिन HCl2 दिया होता है यहाँ तो मैग्नीशियम हो जाता, HCl3 दिया होता तो एल्युमिनियम हो जाता। आगे देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है? सो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? हीरे का। निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम।
बच्चों, धातु के क्रियाशीलता के अनुसार यह प्रश्न है, लोहा किस दूसरे धातु की अपेक्षा तुलना में कैसा होता है? तो यहाँ जैसे भी ऑप्शन दिए उसके मुताबिक लोहा जो है एल्युमिनियम से कम क्रियाशील होता है, एल्युमिनियम से कम क्रियाशील होता है। बच्चों, आइए अब पाठ के अनुसार MCQ देखें। यदि दो द्रव्य कणों के बीच की दूरी r हो तो उनके मध्य क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उसका उत्तर हो जाएगा 1/r²। इस अनुपात में बदलता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग में h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा गुरुत्वीय त्वरण बराबर gm/r h का होल स्क्वायर बराबर पृथ्वी के पृष्ठभाग बराबर है, मतलब पृष्ठभाग रहेगा r और उसके ऊपर h। पृथ्वी का पृष्ठभाग मतलब त्रिज्या होता है और उसकी ऊंचाई h, तो त्रिज्या में h जोड़ दिया जाएगा। यही होगा इसका उत्तर, g बराबर gm अपॉन ब्रैकेट में r h द होल स्क्वायर। यदि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन हो तो चंद्रमा के पृष्ठभाग पर उसका लगभग भार कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार कितना होता है? सूत्र के मुताबिक बच्चों, भार बराबर mg भी होता है और भार बराबर gm अपॉन r² होता है। तो आप छोटी क्लास में पढ़े हो, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वजनित त्वरण, लेकिन वह ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, तो दूसरा ऑप्शन ये भी होगा gm अपॉन r²। किसी पिंड का पृथ्वी पर मुक्त वेग या पलायन वेग करणी में 2gm/r होगा। चंद्रमा पर 9 न्यूटन भार वाले व्यक्ति का पृथ्वी पर कितना भार होगा? तो चंद्रमा पर जितना भी भार हो उससे ज़्यादा पृथ्वी पर होगा, तो 6 से गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का जब हम तुलना करते हैं तो 1/6 हो जाता है, तो 6 से गुणा करने पर आएगा 54 न्यूटन। बच्चों, क्षारीय धातुओं का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्षारीय धातुओं का होता है 1। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, क्षारीय मतलब प्रथम समूह, अल्कली मेटल मीन्स फर्स्ट ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ 2 वर्ड आ गया तो इसमें 2 हो जाएगा, अल्कली आ गया 1 वर्ड आ गया तो 1 हो जाएगा। क्षारीय अगर आता है तो 1, भू क्षारीय आता है, भू ये अलग हो गया, क्षारीय अलग हो गया, 2 शब्द आ गया तो इधर 2 हो जाएगा। भू क्षारीय धातुओं की संयोजकता 2 है, अर्थात उनका आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में होगा? तो भू क्षारीय, यहाँ 2 शब्द आ गया, भू और क्षारीय 2 शब्द आ गया ना, तो ये दूसरा समूह होगा। क्षारीय रहेगा तो पहला समूह भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में 1 भी हो जाएगा। तत्व X के क्लोराइड का अणुसूत्र HCl है। यह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। यह X आवर्त सारणी में जिस समूह में होगा उस समूह में निम्नलिखित कौन सा तत्व होगा? तो बच्चों, सोडियम होगा। मेंडलीव के नियमानुसार तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ये मेंडलीव का नियम है बच्चों। मेंडलीव के नियम में परमाणु द्रव्यमान होता है, बराबर। उनके तत्व किसके अनुसार रखे गए? परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित तत्वों के समूह में कौन सा समूह डोबेरायनर का त्रिक नहीं है? कौन सा समूह डोबेरायनर का त्रिक नहीं है? तो याद रखना, अगर त्रिक है बोल रहा है तो त्रिक है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये त्रिक है। क्रोमियम स्ट्रैंशियम बेरियम ये है, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये है। लेकिन कौन सा डोबेरायनर का त्रिक नहीं है? तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, Cu, Ag और Au नहीं है। न्यूलैंड के समय में कुल 56 तत्वों की खोज हुई थी। न्यूलैंड के समय में आज जितने तत्व हैं उतने नहीं थे, कुल 56 तत्व थे न्यूलैंड के समय में। अष्टक का नियम किसने बनाया था? न्यूलैंड। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था या बनाया था। ऑक्टेट रूल्स किसने बनाया था? न्यूलैंड। एका बोरान तत्व को मेंडलीव की आवर्त सारणी में कालांतर में किस नाम से बोला गया? मतलब एका बोरान जो नाम था उसका बाद में उसका एक्चुअल नाम क्या रखा गया? मॉलिब्डेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में
हैलोजन 17वें समूह में स्थान दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन कौन से समूह में है? 17वें समूह में है। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन 17वें समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसीय तत्व कौन से समूह में? 18वें में। ये 8 देख रहे हैं ना बच्चों, 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक पूर्ण है, इसलिए निष्क्रिय हो गया, इनर्ट हो गया। तो 18वें समूह में निष्क्रिय गैसीय तत्व हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कुल ब्रोमीन होता है। एक हैलोजन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। बच्चों, लोहे की कीलों का तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक तरफ लोहा है, एक और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट है, बराबर है, यौगिक का तत्व के साथ, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। एक तरफ यौगिक है, दूसरी तरफ धातु तत्व है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखने पर कॉपर के निरपेक्ष के कारण कील लाल भूरी दिखाई देती है। वही ऊपर जो प्रश्न है विस्थापन के कारण, बराबर, कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित हो जाता है, उसकी जगह पर लोहा चला जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है, मतलब निक्षेप होने के कारण अब वो द्रव क्या दिखाई देता है? लाल भूरे रंग का। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, अब देखो कॉपर यहाँ पे जिंक द्वारा विस्थापित होगा, इसके मतलब स्थान एक दूसरे का एक्सचेंज, प्लेस एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? दिस इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए संयोग अभिक्रिया क्या है? H2 + Cl2 बराबर HCl, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 रिएक्टेंट रहेंगे, 2 अभिकारी पदार्थ, और दाहिनी तरफ 1 हो जाएगा, तो इसे कहते हैं संयोग अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया बताइए। अपघटन का मतलब होता है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है लेफ्ट साइड में 1 रहेगा और टूटेगा, ब्रेक होगा तो 2 बन जाएगा। तो डिकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया में CaCO3 ये हीट करने पर टूट गया, CaO और CO2 बन गया, बराबर है बच्चों। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं अभिकारक लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, और दाएं तरफ क्या लिखते हैं? दाएं तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ में हम अभिकारक या रिएक्टेंट लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में तीर के बने हुए तीर बनाते हैं, उसके ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन में जो ट्रायंगल बनाया जाता है, इसका मतलब होता है हीट, उष्मा। एक रिएक्शन दिया गया है KNO3 + H2O + हीट। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने हीट लिख दिया, मतलब वी आर सप्लाइंग द हीट, हम हीट दे रहे हैं, बराबर है, और आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो जिसको हम हीट देते हैं उसको एंडोधर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बराबर है। तो कहने का मतलब उष्मा दी जा रही है, उष्मा इस रिएक्शन में ग्रहण की जा रही है, तो इसे उष्माग्राही कहेंगे। NaOH + H2O, और ये बनेगा NaOH। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस प्रकार का अभिक्रिया? प्लस उष्मा रहना चाहिए, यहाँ हो जाएगा उष्मा उन्मोची। जिस अभिक्रिया में, इसको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ बच्चों, अगर ये रिएक्शन लिखने के बाद आप राइट हैंड साइड में आप हीट लिख देते हैं या ट्रायंगल बना देते हैं, मतलब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ उष्मा भी निकल रहा है, उत्पाद के साथ उष्मा भी निकल रहा है, तो उसे कहेंगे उष्मा उन्मोची, मतलब एक्सोधर्मिक, हीट एग्जिट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बराबर, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, एक गंधहीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ नो एनी ओडर, ये रंगहीन होता है, एक कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, मतलब तीनों ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने में निम्नलिखित उपकरण में कौन सा विन्यास जो चित्र दिखाया गया सही है, बराबर है। तो बच्चे यहाँ देखो क्या दिखाया जा रहा है, इसमें मिस्टेक क्या है? कहीं कहीं जो एग्जिट पाइप है, यल टाइप, ये नीचे है, ये ऊपर है, कहीं कहीं दोनों
ऊपर है। अगर ये दोनों ऊपर रहेंगे तो गैस तो दोनों तरफ से रिलीज होगा, कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगा, बराबर है। या दोनों डीप हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। यस, तो बच्चों ये रहेगा, जहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री ले रहे हैं वो काफ़ी बॉटम तक जाना चाहिए। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री ले रहा है लेकिन बॉटम तक नहीं जा रहा है, तो ये रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रहा है ना, तो नीचे तक बॉटम तक जाना चाहिए, ये सही है। फिर जो भी रिएक्शन निकलेगा पहले ऊपर आएगा फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर डी सही है। ठीक है बच्चों, विद्युत द्वारा निर्मित करने वाला उपकरण जनित्र होता है। जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लघु परिवर्तन मीन्स शॉर्ट सर्किट, परिपथ में विद्युत धारा कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट जब भी होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो बढ़ जाता है, विद्युत धारा का परिमाण बढ़ जाता है। विद्युत धारा का वहन करने वाले किसी सरल चालक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्धारण में दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम मतलब कोई चालक है, मान लो मेरी ये पेन चालक है, तो विद्युत धारा कैसे बहेगी इसमें कैसे दिखाओगे? दाहिने हाथ के नियम के अनुसार। दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम बताते हैं किसी चालक में विद्युत धारा कैसे बहती है। किसी तार का प्रतिरोध 100 ओहम है। यदि इस तार में 10 सेकंड समय के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कितना ऊष्मा निकलेगा? कितनी ऊष्मा निकलेगी? जूल के नियम के अनुसार निकालेंगे। H = I²RT, इस फार्मूला से लगाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 1000 जूल, 1000 जूल। यदि किसी विद्युत बल्ब में 220, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट विद्युत धारा विद्युत विभवांतर 220 विभवांतर प्रयुक्त करने पर 0.45 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति बताओ। उसकी शक्ति कितनी होगी बल्ब की? तो होगा 99 वाट। बराबर है बच्चों। ये आपको दिया है, P दिया है और I दिया है। शक्ति P निकालना है, शक्ति मीन्स पावर, P निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और I दिया है। तो P = VI, P = VI, just multiply these two and get the answer 99। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों ये याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंड्यूस्ड करंट के लिए। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या मतलब? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है चुंबक और कुंडल की सापेक्ष गति के कारण कुंडल में के प्रेरण से विद्युत धारा निर्माण होना। एक चुंबक है और उसके सामने जो एक तार की कुंडली रखी गई, लपेट के तार रखा गया है, उनके आमने सामने होने से उस तार में विद्युत धारा बनने लगती है। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन लंबे सीधे विद्युत चालक तार के पास से चुंबकीय क्षेत्र की सटीक वर्णन करता है? मतलब बच्चों यदि कोई चालक सीधा सा तांबे का तार गया रहे, आप उसके बगल में कंपास रख दीजिए, चुंबकीय सुई रख दीजिए, तो उसका डिफ्लेक्शन कैसे हो, कैसे घूमेगी? तो बच्चों सकेंद्री वृत्ताकार तार को केंद्र पर रखकर तार के लंबवत प्रतल में चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, यह उसको बता देगा चुंबकीय से। आगे देखेंगे बच्चों, होप का उपकरण की सहायता से जल के असंगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। होप का उपकरण की सहायता से जल के असंगत का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जब पानी उबलकर भाप में रूपांतरित होता है उस समय क्या होता है? ऊष्मा तो ग्रहण की जाती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है, लेकिन तापमान स्थिर रहता है। यही गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बच्चों। जब पानी उबलता है और भाप बनता है, द्रव से भाप बनता है, तो ऊष्मा तो ग्रहण की जाती है, तापमान स्थिर रहता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसे कहते हैं। स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है तब ऊष्मा उन्मोचित होती है, परंतु ताप स्थिर बना रहता है। मतलब स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है तब क्या मतलब, कोई पानी जो है जब भाप बनता है, जब पानी कोई बर्फ़ बनता है तो क्या होता है, उसमें की जितनी हीट रहती है बाहर निकलती रहती है। जब उसकी गर्मी बाहर निकल जाएगी तभी तो बर्फ़ ठंडा हो जाएगा और ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन तापमान स्थिर रहता है, 0 का 0 बना रहता है बर्फ़ की। आगे देखेंगे,
अगला प्रश्न है बच्चों, बर्फ अर्थात पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पिघलते समय तो आकुंचित होता है, सिकुड़ता है, और घनीभवन मतलब बर्फ बनते समय प्रसरण होता है, फैलता है। पानी जो है जब पिघलता है तो सिकुड़ता है और बर्फ़ बनता है तो उसका आकार बढ़ता है, उसमें प्रसरण होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ़ पिघलकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी तैयार होने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? तो तापमान 0 है, 1 ग्राम बर्फ़ उसी तापमान पर, पानी 0 का है, बर्फ़ भी 0 का है, Q=ml, Q=ml, ये सूत्र लग जाएगा तो सूत्र हो जाएगा 80 कैलोरी ऊष्मा लगेगा। पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है? पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे ए कांस्टेंट वैल्यू है, ए कांस्टेंट वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये संगलन की गुप्त ऊष्मा 80 हो जाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 हो जाएगी। बर्फ़ के पिघलने को विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ जब पिघलती है तो उसकी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होगी? अभी भी मैंने बताया 80 कैलोरी पर ग्राम। ये क्या है? पिघलने वाला या संगलन की गुप्त ऊष्मा जिसे कहते हैं। पानी का तापमान 4 डिग्री से 0 डिग्री तक कम करने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों हर साल के लिए। पानी का तापमान 0 से 4, असंगत व्यवहार 0 से 4 जब होता है तब उसमें क्या होता है? आयतन तो बढ़ता है लेकिन घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए जो चीज़ का घनत्व कम होता है वो हल्की होती है, हल्की चीज़ नीचे होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल हमेशा होप के उपकरण में आप देखेंगे नीचे रहता है। 4 डिग्री तापमान वाले पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व असंगत व्यवहार के होप के उपकरण के अनुसार वहाँ पर 1 × 10³ किलो पर घन मीटर होता है। चार डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 से 15.5, मतलब इसको डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे लिख सकते हो 12 से 13 या 19 से 20, कोई भी ऐसा एक का डिफरेंस ले लेने का। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4180 जूल इतनी ऊष्मा लगती है। 100 डिग्री तापमान पर तथा समुद्र सतह की हवा के दाब पर 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम वाष्प में रूपांतरण करने के लिए, किस में रूपांतरण कर रहे हैं हम लोग? वेपर में चेंज कर रहे हैं, वाष्प में रूपांतरण कर रहे हैं। वाष्प मतलब वेपर में, तो वेपर का हम जानते हैं 540 होता है, 540 गुप्त ऊष्मा उपयोग होती है, तो ये इसका उत्तर होगा 540 कैलोरी। पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा कम होने पर उसके आकार में वृद्धि होती है। हवा में उपस्थित पानी के वाष्प की मात्रा का मापन जिस राशि द्वारा किया जाता है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसकी इकाई नहीं होती, हमेशा याद रखें बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब घनत्व बहुत ही कम होता है तो चीज़ हल्की होती है और वो ऊपर तैरती है, और जब घनत्व बहुत अधिक होता है तो वह चीज़ भारी होती है और नीचे जाती है। ज़रा यहाँ हम सुधारेंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व जो है, होप के उपकरण में 4 डिग्री का पानी नीचे होता है, मतलब भारी होता है। जो चीज़ भारी होती है नीचे होती है, तो 1 × 10³ किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो पानी का महत्तम सबसे ज़्यादा घनत्व 1 होता है, हमेशा याद रखें। तो और इसी प्रकार बर्फ़ के पिघलते समय या संगलन की गुप्त ऊष्मा जिसे कहते हैं वो कितनी होती है बच्चे? 80। और पानी का तापमान 0 से 4 डिग्री कम करने पर क्या होता है? होप के उपकरण में देखेंगे तो उसका घनत्व कम होता है। कम, फिर से जो चीज़ कम होता है जिसका घनत्व हल्की होती है, हल्की चीज़ ऊपर उठती है, तो घनत्व कम है मतलब ऊपर,
तो क्या है कहने का मतलब, वह 0 सेंटीग्रेड वाला जल बन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से कोई भी चीज़ हल्की होती है, अथवा घनत्व कम होने से कोई भी चीज़ हल्की होती है। तो 0 से कम, 4 से कम, 4 से कम मतलब 4, 3, 2, 1, 0। जब 0 तापमान पहुंच जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम होने का मतलब होप के उपकरण में आप देखते होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला बर्फ़ ऊपर रहता है। इसी प्रकार पानी के असंगत व्यवहार में पूरे तालाब में ऊपर बर्फ़ जमा हो जाती है 0 सेंटीग्रेड वाला, लेकिन नीचे जो है जल बना रहता है। प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम के किसी अन्य माध्यम की ओर गमन करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को, अपघटन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं बता दूं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसको सरल में बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस, मतलब प्रकाश की किरणों का दिशा बदल जाना। इस घटना का ही नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हवा से कांच की ओर गमन करने वाले जो आपाती किरण विभाजन तल पर 90 अंश वाले कोण पर आपातित होती है या बिना झुके उसमें से गुजरती है। क्या कह रहा है जानते हो बच्चों? अगर प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब से चलती है, अभिलंब मतलब 90 अंश, लंब या अभिलंब, 90 अंश से जो चलती है वो अभिलंब से चलती है, तो बच्चों बिना झुके चलती, उसमें से गुजर जाती है। ठीक है। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में मतलब कांच में से हवा में जब कोई किरण चलती है या आपाती होती है तो दोनों माध्यम की सीमा पर लंब हो, दोनों माध्यम की सीमा पर लंब होती, तो आपतन कोण का माप कितना होता है? आपतन कोण का माप कितना होता है आने वाली किरणों? ऊपर वाले प्रश्न को कह रहा है, अगर कांच में से हवा में कोई किरण जा रही है तो क्या कह रहा है, दोनों माध्यम की सीमा पर कितने अंश का कोण बनेगा? जहाँ पे आपाती किरण, अपवर्ती किरण और क्या कहते हैं उसे अभिलंब, ये तीनों मिलती हुआ 0 अंश का कोण निर्माण करता है। आगे देखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब आगे चलते हैं। यदि आपाती किरण और कांच के टुकड़े की सतह के बीच बनने वाले कोण का माप 50 है तो आपतन कोण का माप कितना होगा बच्चों? 40 होगा। बराबर है। कांच के टुकड़े से चल रहा है, बनने वाले कोण की माप कितना होगा? 40 अंश होगा, क्योंकि कांच के टुकड़े की सतह से अगर हम अभिलंब को नापेंगे तो 90 होता है, तो 90 में से 50 निकल गया, कितना होगा? 40। तो इसके लिए जब भी ऐसा प्रश्न है कि अभिलंब और उसके सतह के बीच में कितने अंश का कुल कोण बनता है? 90। 90 में से आधा कोण आपका बन गया है 50 अंश का, बराबर है। तो बाकी जो अगला कोण, आपतन कोण कितना हो जाएगा? 40, बराबर। ये कोटि पूरक होता है, बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि प्रकाश का कोई किरण कांच के एक टुकड़े के पृष्ठभाग के साथ 60 माप वाले कोण का निर्मित करता है तो अपवर्तन कितना होगा? फिर वही बात है कि उसके सतह से, कांच के सतह से, पृष्ठभाग मतलब सतह से, अब इस बार 60 बना रहा है, टोटल एंगल कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोटि पूरक कोण होता है। तो 90 में से 60 निकाल दीजिए, 30 या 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, मतलब उससे कम होता चला जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्योंकि 30 से अधिक नहीं होगा। 30 से अधिक अगर 40 हो गया तो 40 और 60 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 100 तो नहीं, 30 या 30 से कम, ये उत्तर होगा। तो बच्चों, प्रकाश के एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में, मतलब कांच से हवा में या हवा से कांच में, तिरछे मार्ग से जाते समय उसके संरक्षण की दिशा बदलने के कारण क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। बच्चों, आपको पहले ऊपर बताया गया था ना, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश बैंड होता है। बैंड क्यों होता है? क्योंकि दो माध्यम आ जाते हैं, एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश की किरणें बैंड हो जाती। जब भी बैंड हो जाती तो चाल जो है बदल जाती। आप जैसे सरल एकदम सीधी रोड पे भागते जाओ, आपका स्पीड एक समान रहेगा, लेकिन जैसे आप लेफ्ट या राइट बैंड होगे तो आप हल्का सा जो स्पीड कम कर देते हैं, तब जाके आप बैंड हो सकते हो ना। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए थोड़ा सा हमारी चाल में परिवर्तन आ जाती है, बदल जाता है। तो यहाँ बदलना का मतलब कम होना या अधिक होना, हम कम मान के चलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों।
निम्नलिखित में से हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक महत्तम होता है। बराबर, हीरा जो है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर उसका अपवर्तनांक निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम, निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर डायमंड का निकालेंगे तो सबसे हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो की कोई इकाई नहीं होती। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। 1.25 निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले किसी पदार्थ माध्यम के प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो इसकी उत्तर हो जाएगा बच्चों 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होगा। जब भी ऐसा निरपेक्ष रहे, निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको निकालना रहे ना, तो इसका सीधा फार्मूला है बच्चों कि पहले स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बटे स्पीड ऑफ लाइट जो भी मीडियम में दिया रहे, मीडियम बराबर, पानी दिया रहे, कांच दिया रहे, तो यही आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका सूत्र हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सी बटे मीडियम। तो मान रख दीजिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना दिया? 1.25 करेक्ट है, 1.25 और इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया? सी का वैल्यू इधर दिया 3 × 10⁸ दिया, अपॉन मीडियम का निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश की श्वेत किरण का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, तब बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, किस रंग का विचलन, या विच इज़ द कलर शोइंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? सो वायलेट कलर। यदि प्रकाश की कोई किरण कांच के एक टुकड़े से के पृष्ठभाग के साथ 50 अंश वाला कोण बनाता है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो मैंने अभी भी बताया बच्चों, उसके पृष्ठभाग से, किसी भी कांच के या माध्यम के पृष्ठभाग से अगर 50 अंश का कोण बनाता है, तो ऐसे समय में हम कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला लगाएंगे। 90 - 50 मतलब उत्तर हो जाएगा 40। तो बच्चों, यदि अपसारी मीन्स डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग या तो कॉन्केव, यदि अपसारी प्रकाश के पत्र से में कांच का कोई टुकड़ा रखा जाए, तो प्रकाश का अपसार बिंदु गुटके से दूर हट जाएगा। अपसारी, ये अभिसारी है, अभिसारी। बच्चों यहाँ फिर से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, यदि अभिसारी प्रकाश के पत्र में कांच का कोई टुकड़ा अभिसरित होना, अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा होना, कॉन्वेक्स लेंस जैसे, कन्वर्जिंग, इंग्लिश में कन्वर्जिंग कहेंगे, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, इसका विपरीत होगा अभिसारी। तो सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के नीचे रहे फिर भी दिखाई देता है, अथवा सूर्य उगने के पहले, सूर्य उदय होने के पहले ही हमें दिखाई देता है, अथवा सूर्यास्त होने के बाद भी हमें कुछ समय तक दिखाई देता है प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रश्न को एक बार फिर देखें बच्चे, यहाँ दिया अभिसारी, अभिसारी मतलब डाइवर्जिंग, बराबर है। यदि अभिसारी प्रकाश के पत्र में कोई गुटका मतलब कांच का टुकड़ा रख दे, तो प्रकाश का अभिसार बिंदु, अभिसार मतलब फैलने वाला बिंदु क्या होगा? वो दूर हटेगा। डाइवर्ज मतलब अलग हट जाना, कहीं कहीं देखते होंगे डाइवर्स करना मतलब एक स्ट्रेट से अलग हट जाना।
तो गुटखे से दूर हट जाएगा। डियर, साइंस 1 के पार्ट 1 में हमने 1 to 7 चैप्टर के MCQ की चर्चा की। बाकी मैं दूसरे वीडियो में आपको भेजता हूँ। मुझे विश्वास है आप इससे अपना तैयारी अच्छी तरह करेंगे और कमेंट्स में भी बताएंगे। धन्यवाद।